नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त चेतन गोस्वामी। और आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं टॉप 20 मोस्ट MCQ एंड PYQ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आज का पार्ट 15 है दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, मैस्लो के पदानुक्रमित अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकता किस स्तर पर आती है दोस्तों? तो क्या वो शारीरिक आवश्यकता है कि पूरे होने के बाद आती है, या सुरक्षा आवश्यकताएं पूरे होने के बाद आती है, या सम्मान आवश्यकताएं पूरे होने के बाद आती है? बताइए दोस्तों, किसके बाद आती है? क्या सुरक्षा के बाद आती है? एक मिनट तक तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो। ठीक है, क्या फिजिकल आवश्यकता के बाद, सुरक्षा आवश्यकता के बाद, या सम्मान आवश्यकता के बाद, सर्वोच्च आवश्यकता? देखिए दोस्तों, मैस्लो ने जो हायरार्की दिए हैं वो इस प्रकार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे अंतिम स्तर है। ठीक है, उसके बाद स्टीम है, उससे पहले लव बिलोंगिंग है, उसके बाद सेफ्टी है, फिर फिजिकल नीड है। तो मास्लो जी कहते हैं कि सबसे पहले हमें शारीरिक जो आवश्यकताएं होती है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जिसमें वाटर हो गया, फूड हो गया, ठीक है, ये सब हो जाता है। उसके बाद हमें जैसे हमें शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, उसके बाद हमें सुरक्षा चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? हमें सुरक्षा चाहिए रहता है। तो सुरक्षा के लिए फिर दोस्तों क्या होता है, सुरक्षा जैसे हम छत दे दिए उसको रहने के लिए, घर दे दिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमारे शारीरिक आवश्यकता पूर्ति होने के बाद जैसे सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, उसके बाद हमें चाहिए रहता है लव बिलोंगिंग, मतलब एक दूसरे से प्यार का अनुभव। ठीक है, एक दोस्त यार चाहिए रहता है, फैमिली चाहिए रहता है, रिलेशनशिप चाहिए रहता है, कम्युनिटी चाहिए रहता है। ये पूरे होने के बाद हमें क्या होता है कि सेल्फ इस्टीम होता है, रियलाइज़ होता है कि मतलब अब एक रिस्पेक्ट मिल जाता है, कम्युनिटी में रिस्पेक्ट मिल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये हमारा अचीवमेंट हो जाता है। अंत में होता है ये सब चीज़ मिलने के बाद हमारा जो फुल पोटेंशियल जो होता है उसमें होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आत्मसार हो जाता है कि अब इन सब से कोई मतलब नहीं है हमें, हम आगे आप अपने औचित्य में सब चीज़ पा चुके हैं। तो इसमें मैस्लो के पदानुक्रमित अभिप्रेरणा के सिद्धांत में जो आत्मसिद्धि पूछा गया है, वो जो स्तर होती है वो सबसे लास्ट स्तर होती है, उसको बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए इसमें दिया ऑप्शन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में आपको दिया है, देखो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित दोस्तों? बताइए, क्या वो हॉकी से संबंधित है, क्या वो फुटबॉल से, या बास्केटबॉल से, क्रिकेट से? तो इंदिरा गांधी क्रिकेट से संबंधित नहीं है दोस्तों, बास्केटबॉल से भी संबंधित नहीं है, फुटबॉल से भी नहीं है। तो ये बच जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हॉकी से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शारीरिक मुद्रा विकृति और इसकी विशेषता के संबंध में सुमेलित नहीं है? बोल रहे दोस्तों, जो आपके पास ऑप्शन दिए दोस्तों, और उसी में एक इंसर्शन और रीजन जो देते हैं ना दोस्तों, जिसको हम कनेक्ट करके बताते हैं बिकॉज लगा के, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। जैसे राउंड शोल्डर बोला गया, तो क्या कंधे के आगे की ओर झुकाव को ही राउंड शोल्डर बोला जाता है? ये पूछा जा रहा है इसमें। तो जो दोस्तों कंधे के आगे की ओर, दोनों कंधे अगर आगे की ओर झुक जाता है ना, उसी को राउंड शोल्डर बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये नहीं होगा, मतलब इसका कहना सही है, कंधों के जो आगे की ओर झुकाव होता है उसी को राउंड शोल्डर बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर नहीं है, इसमें पूछा गया है जो संबंध सुमेलित नहीं है, तो ये तो सुमेलित है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, तो इसको कट कर देंगे। स्कोलियोसिस मेरुदंड का एस या सी आकार का पार्श्व वक्रता होता है। सही बोलते हैं दोस्तों, स्कोलियोसिस मतलब होता है लेटरल कर्व। ठीक है, तो जिसमें एस और सी आकार का होता है, तो ये भी राइट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। हॉलो बैक का मतलब होता है लॉर्डोसिस दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पीठ के जो ऊपरी पीठ के अत्यधिक आगे की ओर वक्र नहीं होता दोस्तों, ये हो जाता है ऊपरी पीठ के जो होता है वो पीछे की ओर वक्र हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो मिलान यही जो है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि फ्लैट फुट को मेहराब का पतन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका समझ आया होगा, आई होप कि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण की स्थिति जिसमें शरीर में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की गंभीर कमी होती है, क्या कहलाती है? क्या वो क्वाशियोरकर कहलाती है, क्या वो मैरस्मस कहलाती है, क्या एनीमिया कहलाती है, मोटापा कहलाती है? बताइए दोस्तों, चलिए बताइए। आपको ये दिख भी रहा होगा ऑप्शन में, ये दो बंदे भी दिख रहे होंगे जो सफलतापूर्वक, क्या दिख रहे हैं आपको? ये देखो, ये बंदे दिख रहे हैं, ये दो बंदे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्वाशियोरकर और मेरेस्मस दोस्तों, ये दोनों क्या है, प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसके कमी से होते हैं, सॉरी, दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। क्वाशियोरकर मेरेस्मस किसके कमी से, प्रोटीन। ठीक है, तो क्वाशियोरकर में क्या होता है कि क्वाशियोरकर में ना पेट जो है ना तोंद बाहर आ जाता है, जिसमें इसका तोंद दिख रहा होगा, आपका तोंद बाहर आ गया, बाकी पूरा हड्डी सूख जाता है। देखिए पैर देखिए आप, ठीक है, सूजा सूजा सा है, ये देखिए शरीर देखिए पूरा सूजा सूजा सा है, और तोंद जो है वो तोंद निकल आता है दोस्तों। ठीक है, इसका सिर्फ तोंद निकल आता है। और इसमें देखिए मेरेस्मस में मतलब मरा मरा सा शरीर हो जाता है दोस्तों। इसका शरीर ही देखिए आप, पूरा सूख चुका है, पूरे ड्रिप से इसके दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरेस्मस है दोस्तों। ठीक, जो दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। और एनीमिया तो दोस्तों आपको भी पता है, ये ब्लड की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, ब्लड की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, ओबेसिटी मतलब दोस्तों मोटापा बोला जाता है, जिसको हैवी फैट जो अनडाइटरी फूड है उसको खाने से होता है। ठीक है, ओबेसिटी मोटापा। चलिए, आई होप कि ये भी समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित है दोस्तों? क्या वो प्रिंसिपल का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है दोस्तों? ट्रायल एंड एरर तो दोस्तों किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो इसको कट कर दो। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोस्तों, इसी को गेस्टाल्ट का मनोवैज्ञानिक से संबंधित है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइट ऑफ लर्निंग, यही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, इनसाइट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। चलिए, ये समझ आया, आई होप कि ये समझ आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इनसाइट। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन कर चलिए। ये क्लासिकल कंडीशनिंग तो दोस्तों इवान पावलो ने दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, चलो मैं लिख देता हूँ इसको, इवान पावलो, इवान। और ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये BF स्किनर। ठीक है, BF स्किनर। और जो ऊपर वाला दिया है दोस्तों ट्रायल एंड एरर, जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, प्रोटीन का पाचन शरीर में किस अंग से प्रारंभ होता है दोस्तों? चलिए बताइए, प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से अंग होता है, चालू स्टार्ट होता है? क्या वो स्टमक से हो जाता है, क्या वो अमाशय से हो जाता है, मतलब स्टमक को हिंदी में अमाशय बोलते हैं, क्या वो माउथ कैविटी से हो जाता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, या तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन से दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, पाचन तो मेनली जो है जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम, जैसे जो भी हो, तो उसका मुँह स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मुख से होता है। लेकिन प्रोटीन का दोस्तों एक तो स्टमक में होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, दोनों जगह होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक स्टमक में स्टार्ट होता है और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टमक में होता है, उसके बाद ना ज़्यादा समय तक के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है इसका दोस्तों। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्ट डिसीज, व्यक्ति तो स्वच्छता का अभ्यास न करने से निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोग होने की संभावना अधिक होती है? अगर आप अपने आप को हाइजीन नहीं रखोगे तो आपको क्या रोग हो सकता है? क्या हृदय रोग हो सकता है? हाइजीन से हृदय रोग का कोई संबंध नहीं है, कट कर दो। क्या मधुमेह हो सकता है? नहीं। शुगर नहीं है तो फिर मधुमेह क्या दिक्कत है इसमें? अगर आप अपने आप को साफ नहीं रख रहे हो तो मधुमेह नहीं होगा, वो तो ब्लड के दिक्कत, क्या बोलते हैं, शुगर के दिक्कत के कारण होता है। ठीक है, अगर पैंक्रियास सही से काम नहीं करे तो फिर वो मधुमेह हो जाता है। स्किन इन्फेक्शन एंड कम्युनिकेबल डिसीज, जी। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हम अपने आप को साफ नहीं रखते तो फिर त्वचा में जो मतलब मैल होते हैं वो स्किन के ज़रिए से, स्वेटिंग के ज़रिए से क्या हो जाता है, इंटरनल पार्ट में चला जाता है। इससे ना हमें शरीर को इन्फेक्शन हो जाता है और यही हमारा जो संक्रामक डिजीज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खो खो में चेजर का मुख्य कार्य क्या होता है? चेजर का मुख्य कार्य मतलब, चेजर मतलब समझते हो दोस्तों, जैसे खो खो में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन बैठते कितने हैं, मतलब खेलते कितने हैं दोस्तों? टोटल 9 खेलते हैं, जिसमें अगर क्या बोलते हैं, रनर टीम का लूँ, चेजर टीम का लूँ, जो चेज करते हैं उसी को चेजर बोला जाता है। तो अगर मैं पहले बैठ रहा हूँ तो अगर सामने वाला अगर 9 प्लेयर बैठ रहा है तो एक प्लेयर भगते रहता है। ठीक है, बाहर के जो अपोनेंट प्लेयर है जो टच करने के लिए उसको भगते रहता है, तो वही एक चेजर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है इसमें देखिए, विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूना, विरोधी टीम के खिलाड़ियों को पकड़ना, या फिर विरोधी टीम के खिलाड़ियों को चकमा देना, या फिर विरोधी टीम के खिलाड़ियों को क्षेत्र से बाहर करना। तो देख, चेजर का मतलब होता है कि अपने आप को बचा के इधर उधर भागना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो रनर होता है, जो विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूने का काम रनर का करता है। ठीक है, ये हो जाता है रनर का। ठीक,
विरोधी टीम के खिलाड़ियों को पकड़ने का काम भी सेम रनर का, ये मान लो पकड़ना मतलब छूना ही समझेंगे इसको हम, ठीक है। विरोधी टीम के खिलाड़ियों को चकमा देना, ये ठीक है, विरोधी टीम के खिलाड़ियों को चकमा देना, ये सेजर का मेन रोल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विरोधी टीम के खिलाड़ियों को चकमा देना। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक्टिव रनर है, इसे एक्टिव रनर बोला जाता है। ये लोग भी रनर हैं, लेकिन ये लोग क्या अभी बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में हैं। तो वो क्या कर रही है कि अभी वो इसको, जो ये चेज़र है, इसको चेज़र बोलते हैं, ठीक है। ये चेज़र है, इस चेज़र को वो दौड़ा रही है टच करने के लिए, छूने के लिए, और ये अपने आप को बच बच के जा रही है, मतलब अपोनेंट को चकमा देते जा रही है, समझ में आया। तो इसको बोला जाता है, जो ये खड़ी लड़की दौड़ रही है इसको छूने के लिए, उसको बोला जाता है एक्टिव रनर, ठीक। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको एक्टिव रनर बोला जाता है। ये जो भाग रही है इस महिला को बोला जाता है चेज़र। चलिए आई होप कि ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन में सर्विस करते समय शटलकॉक की ऊंचाई के संबंध में क्या नियम है। तो शटलकॉक कमर के ऊपर से सर्व किया जा सकता है, जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं दोस्तों, तो क्या शटलकॉक को जो हम सर्व करते हैं तो क्या वो कमर के ऊपर से करते हैं, क्या वो नेट के ऊपर से बहुत ऊंची नहीं होनी जानी चाहिए, नेट के ऊपर से बहुत ऊंची नहीं जानी चाहिए, या फिर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप ऊंची भी दे सकते हो, इसमें कोई नहीं है। तो ये कट कर दो आप। शटलकॉक को सर्विस करते समय कमर से नीचे होनी चाहिए, कमर से नीचे नहीं दोस्तों, कमर के पास से होना चाहिए। वैसे ये भी गलत है, ये जाए तो राइट भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कमर से ऊपर नहीं होता, कमर से ऊपर नहीं होता, कमर के ऊपर से सर्व, ये गलत है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा छोड़ दो, चौथा क्या बोल रहे हो दोस्तों, सर्विस करते समय शटलकॉक को केवल हाथ से उछाल जाना चाहिए। सर्विस करते समय शटलकॉक को हाथ से उछालना नहीं, ये भी गलत नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शटलकॉक को सर्विस करते समय कमर के नीचे होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए दोस्तों, ये कमर है इसका, और ये यहाँ से शट सर्व कर रही है, ये इसके नीचे है दोस्तों, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता। तो जीवाणु के कारण जो नहीं होता उसके बारे में देखा है दोस्तों, और ये जो इमेज डाला है वो डेंगू के बारे में डाला है। चलिए ये मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जीवाणु से टिटनेस होता है, ठीक है, जीवाणु से टिटनेस होता है दोस्तों, ठीक। एक मिनट ना, मैं सीधा कर दूँ थोड़ा सा। जीवाणु से क्या होता है, टिटनेस होता है, जीवाणु से टाइफाइड होता है, जीवाणु से कोलेरा होता है। लेकिन जीवाणु से क्या डेंगू होता है, क्या नहीं, डेंगू एक वायरस से होता है। और किससे होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ आप समझ आए, देखो तो मिस प्रिंट नहीं हुआ है, ये सही है, क्योंकि डेंगू का ऑप्शन इसमें, डेंगू जो राइट आंसर हो रहा है, इसके लिए डेंगू के बारे में बताया गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू, ठीक है। डेंगू के लक्षण को 7 तरीके से पहचान सकते हैं। कौन कौन से दोस्तों, देखिए, सिर दर्द हो जाता है, ठीक है, सिर दर्द हो जाता है, ये सिर दर्द होना, मन का मचलना, उल्टी होना, मांसपेशी हड्डियों में जोड़ों में दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, मांसपेशियों में सूजन होना, त्वचा में लाल चकत्ते पड़ना, ये डेंगू के होता है। ये किसके काटने से होता है दोस्तों, डेंगू ये फीमेल एडिस एजेक्टी के कारण होता है, ठीक है, ये फीमेल एडिस एजेक्टी के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आप समझ गए, ये वायरस से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के बिग 5 मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है। देख दोस्तों, बिग 5 जो पर्सनालिटी के जो मॉडल है ना, उसके बारे में बताया गया कि 5 जो पर्सनालिटी के बिग 5 मॉडल मिले हैं, उसमें से ये जो एक है वो नहीं है, बाकी 4 के ऑप्शन, 3 के ऑप्शन सही है। तो चलिए हम उस ऑप्शन को ढूंढते हैं जो नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखना ओपन करके देखो, सो ओ से ओपननेस है दोस्तों, तो ओपननेस इसमें दिया है, ठीक है। सी से कंसाइटनेस है, ठीक है, कंसाइटनेस है, तो कंसाइटनेस भी दिया है दोस्तों, ठीक है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। और किससे है, एक्स्ट्रावर्जन, ई से एक्स्ट्रावर्जन का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो ये भी है। और एग्रीएबल है दोस्तों, ये एग्रीएबल है, तो एग्रीएबल भी है दोस्तों, एग्रीएबलनेस, ठीक है। नेस पूछा दोस्तों, लेस नहीं बोला है, नेस है, देखो इसमें देखो क्या नेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सही है। और ये दिखा है न्यूरोटिज्म, तो न्यूरोटिज्म भी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया दोस्तों। तो देखिए अपने पास खुलापन मिल गया, ठीक है, एग्रीबलनेस मिल गया, इंट्रोवर्जन नहीं मिला है, कर्तव्यनिष्ठ मिल गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्जन, जो नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है। कौन सा दोस्तों एंटीबायोटिक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्पिरिन एक एंटीबायोटिक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा को सबसे पहली बार किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? देख, बुद्धि लब्धि के बारे में बताया गया है दोस्तों कि आईक्यू लेवल कैसे चेक किया जाता है, आपको पता है। एक तो मेंटल एज, क्रोनिकल एज और मल्टीपल 100, ठीक है। ये आईक्यू लेवल चेक करने का वो है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु, और उसको क्या कर दें, मल्टीपल किससे कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, भाग देते हैं दोस्तों, उसको कट कर देते हैं। तो चलिए, तो इसको सबसे पहले देने वाला जो इंसान है वो इंसान है विलियम अल्फ्रेड बिने। क्या है वो? अल्फ्रेड, एक मिनट दोस्तों, क्या हो रहा है ये, अल्फ्रेड बिने जो है आईक्यू लेवल के सबसे पहली बार प्रस्तुत किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसको जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, न्यूक्लियस के, राइबोसोम को, या फिर एक मिनट दोस्तों, ये इस साइड हो गया था, बस एक मिनट दोस्तों ना। देखिए, चलिए इसको देखिए, पेट में अभी ओपन कर देता हूँ इसको। कहाँ पास आए थे अपन, अभी ला रहा हूँ दोस्तों इसको। देखिए, चलिए आ गया ये। कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है दोस्तों? क्या माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, न्यूक्लियस के, राइबोसोम को, या फिर गोल्जी बॉडी को दोस्तों? तो देखो, कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है दोस्तों, सबको पता होगा, ये क्वेश्चन आसान है। माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया बनता कहाँ है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ बनता है, ये मुश्किल है, बताइए। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर है, जो फीचर है इसके, तो ये क्या होता है कि ये जिसमें लिक्विड पाया जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है क्रिस्टेज, ठीक है, क्रिस्टेज। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनता है दोस्तों, वो बनता है आपका मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनता है वो कहाँ बनता है? मैट्रिक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वचा में कौन सी संरचना शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्या वो हेयर फॉलिकल्स निभाते हैं, फैट सेल्स निभाते हैं, या स्वीट ग्लैंड निभाते हैं दोस्तों? बताइए। एक मिनट दोस्तों, ये बार बार हट जा रहा है ये। देखिए, हाँ, क्या हेयर फॉलिकल्स निभाते हैं, वसा निभाते हैं, या श्वेत इंद्रिय निभाते हैं, या फिर मेलानोसाइट निभाते हैं दोस्तों? चलिए बताइए। जो संरचना जो त्वचा में होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अगर कहीं ताप बढ़ जाता है तो उसमें ना स्वेटिंग हो आता है। आपको भी देखोगे, अगर धूप में जाते हो तो बाहर जब धूप में निकलते हो तो आपके हाथ पैर में पसीने आते हैं, चेहरे में पसीने आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं दोस्तों? ये क्या हो जाता है कि जो स्वीट ग्लैंड है वहाँ से वो बस स्वेटिंग छोड़ देता है, ताकि टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके, मतलब मेंटेन किया जा सके। तो इसका मेनली मुख्य रीज़न यही था दोस्तों कि जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारे हाथ पैर मुंह कान में सब में पसीना आता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड जो है हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए स्वेट ग्लैंड को क्या करता है? स्वेटिंग छोड़ना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्वेट ग्लैंड, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। स्वीट ग्लैंड नहीं लिखा है दोस्तों, सॉरी, इसमें स्वीट हो गया है, इसको कट कर दो, इसको लिख दो स्वेट, ठीक है, स्वेट ग्लैंड। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के पठार प्लेटू का अर्थ क्या है? अब अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसमें प्लेटू आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लेटू, मतलब एक ठहराव सा आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि, जब ठहराव आ रहा है तो तीव्र वृद्धि का कोई जवाब नहीं है, इसको हटा दो। सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति ना होने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति ना होने, हाँ प्रगति, इसको भी हम लेके चल सकते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं, नए कौशल सीखने की शुरुआती अवस्था, ये गलत है दोस्तों, इसको भी कट कर दो। स्टेज के सीखा हुआ कौशल भूल जाने की अवस्था, नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आपको दिख गया होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति ना होना। चलिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए दोस्तों, ये
हम किसी चीज़ को लर्न कर रहे थे तो हमारा ये ग्रोथ हो रहा था, यहाँ तक ग्रोथ हुआ। अब एक समय आ गया जिसमें हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है तो ये हो जाएगा प्लेटू। यही पठार है दोस्तों, क्या है, यही पठार है, यही प्लेटू। इसको रुकावट आ जाता है, मतलब रुकाव आ जाता है, ठहराव आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शारीरिक दक्षता के किस सिद्धांत में कम से कम समय में अधिकतम बल उत्पन्न करने की क्षमता शामिल है? देखिए दोस्तों, वो पूछ रहे हैं कि जो शारीरिक जो दक्षता के सिद्धांत हैं उसमें कम से कम समय में अधिकतम बल किस में उत्पन्न कर सकते हैं? क्या फ्लेक्सिबिलिटी में? फ्लेक्सिबिलिटी तो एक लचीलापन है दोस्तों, लचक है, तो इसको हम कट कर देंगे। क्या एंड्योरेंस में सहन शक्ति थे? तो थकान के बाद भी वर्क करना ही थकान के बाद वर्क करना कहलाता है दोस्तों इसको, तो ये एक बार में तो नहीं होगा। स्ट्रेंथ ये हो सकता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है दोस्तों समन्वय, एक साथ मिलकर, ठीक है। साइनर एनर्जी बोला जाता है इसी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। शक्ति बोला जाता है दोस्तों जो कम से कम समय में बल उत्पन्न करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा इज रिलेटेड टू विच गेम? अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों ये हमारे अभिनव बिंद्रा जी हैं जिन्होंने 2008 के लंदन ओलंपिक में, कितने 2004 के, ये 2008 के लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। किस में जीता था? क्या तीरंदाजी में जीता था, हॉकी में, या निशानेबाजी में? आप इमेज से देखिए, सो देख ही पा रहे हो दोस्तों किस में जीता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शूटिंग में जीता था। 2008 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल में, कितने में? 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेकाथलॉन में विधाओं की संख्या क्या होती है? दोस्तों पूछा है, देख चुके एशियन टाइम में जो डेकाथलॉन होता था, या अभी ओलंपिक में भी डेकाथलॉन होता है, उसमें विधा जितने जो इवेंट होते हैं उसके बारे में पूछा है। तो डेकाथलॉन में डेकाथलॉन में टोटल 10 विद्या होती हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 10 गेम होते हैं। और 10 गेम भी कितने दिनों में होते हैं? डे 1 और डे 2 में होता है दोस्तों, ठीक है, 2 दिन में। तो डे 1 में जो होता है, सबसे पहला दिन जो होता है और पहला इवेंट होता है दोस्तों, वो होता है 100 मीटर रनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? लॉन्ग जंप होता है, फिर होता है शॉर्ट पुट होता है, ठीक है। उसके बाद हाई जंप होता है, उसके बाद होता है 400 मीटर। ये पहले दिन के इवेंट 5 इवेंट है दोस्तों। अब डे 2 में अब 10 इवेंट होते हैं, तो एक दिन में अगर 5 इवेंट हो रहे तो दूसरे दिन भी 5 इवेंट होंगे। तो दूसरे दिन का जो स्टार्टिंग होता है दोस्तों 110 मीटर हडल से होता है दोस्तों। फिर वो हो जाता है आपका डिस्कस थ्रो हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाता है? डिस्कस थ्रो हो जाता है। फिर पोल वाल्ट जंप हो जाता है, फिर हो जाता है आपका जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो के बाद हो जाता है फिर 1500 मीटर रनिंग, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर तो 10 है, आप देख ले। चलो डेकाथलॉन के बारे में देखा, तो हेप्टाथलॉन के भी बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हेप्टाथलॉन में टोटल दोस्तों क्या होता है? 7 इवेंट होता है, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। डेकाथलॉन जैसे पुरुषों के लिए होता है 10 इवेंट, तो हेप्टाथलॉन सिर्फ 7 इवेंट होते हैं और महिलाओं के लिए होते हैं। तो उसमें पहला दिन होता है 100 मीटर हडल होता है, हाई जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है, 200 मीटर स्प्रिंट होता है, और लॉन्ग जंप होता है, जेवलिन थ्रो होता है, और 800 मीटर रन होता है। तो टोटल 7 इवेंट होते हैं 2 दिन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज का छल्ला दर्शाता है दोस्तों। रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग डिनोट, किसको डिनोट करता है दोस्तों? ओलंपिक फ्लैग का जो रिंग है वो जो डिनोट करता है वो क्या ऑप्शन आपके पास, क्या कंट्री को डिनोट करता है, कंटिनेंट्स को, या फिर रिवर को, या फिर देश को, या फिर माउंटेन को? तो दोस्तों वो जो डिनोट करता है, एक मिनट दोस्तों, बार बार स्किप हो जा रहा है, ये चेंज करना पड़ेगा सेटअप मुझे। ये डिनोट करता है किसको दोस्तों? कंटिनेंट को, महाद्वीप को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन तंत्र में डायफ्राम की भूमिका क्या होती है? श्वसन तंत्र में जो डायफ्राम की भूमिका जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? क्या फेफड़ों में गैसीय का विनिमय करते हैं, या फिर श्वसन मार्ग में ये क्या साफ रखने का कार्य करता है, या फिर श्वसन में सहायक प्रमुख पेशी के रूप में कार्य करता है, फिर ऑक्सीजन के परिवहन में? तो दोस्तों ऑक्सीजन के परिवहन में तो हीमोग्लोबिन कार्य करता है, ठीक है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन, ठीक, समझ आया, हीमोग्लोबिन कहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो डायफ्राम होता है मेनली, वो जो क्या करता है? एक्टिंग एज द मेन मसल डेट हेल्प इन ब्रीथिंग, श्वसन में सहायक प्रमुख पेशी के रूप में कार्य करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के लिए बस इतने ही दोस्तों। तो आज टोटल हमने 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखे हैं। आई होप कि आपको सबके सब समझ आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसी तरह से ये वीडियो पसंद आते रहेंगे। ये आपके जो छत्तीसगढ़ पीटीआई के भर्ती आएंगे, राजस्थान पीटीआई के भर्ती आएंगे, और जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम हैं उसमें से हुए जितने भी हो चुके हैं एग्ज़ाम,
उसमें का PYQ है दोस्तों, जो 100% में कम से कम आपको 5000 अगर MCQ करा देता हूँ, PYQ करा देता हूँ, एटलीस्ट उसमें से 60 तो MCQ या PYQ आएगा दोस्तों। इतना तो देख लो कहाँ से आएगा क्वेश्चन, सर बाहर से कहाँ से आएगा, जो 15 सालों में आए हैं वहीं से तो आएगा ना। तो मैं टोटल आपको 5000 कुछ MCQ करा रहा हूँ, तो फिर आपको 60 क्वेश्चन इनमें से मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों बने रहिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।